Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I'm Dr. Muhammad Zaman Ashraf. I welcome you all in Basic Organic Chemistry. Today, our topic is rules of resonance. In my previous lecture, in delocalized bonding, वहाँ हमने ये देखा कि ऐसे सिस्टम जिनमें delocalized bonding है, आप उनको रिप्रेजेंट करने के लिए एक से ज़्यादा स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को आप कैनोनिकल फॉर्म्स या रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो है वो कहते हैं। ऐसे स्ट्रक्चर्स में जो ऑर्बिटल्स हैं, दीज ऑर्बिटल्स दे आर नॉट रिस्ट्रिक्टेड ऑन टू एटम्स, दे स्प्रेड ऑन मोर देन टू एटम्स। फॉर एग्जाम्पल, हमने ये देखा कि अगर आपके पास ब्यूटाडाइईन है तो आप इसे एक और फॉर्म से शो कर सकते हैं, लाइक दैट। या अगर आपके पास इस तरह एक कार्बेनाइन है, दिस नेगेटिव चार्ज, इसको आप ऑक्सीजन पे डीलोकलाइज करवा सकते हैं, इनोलेटाइन का केस। या आपके पास कार्बोक्सिलेट, दिस नेगेटिव चार्ज इज डीलोकलाइज्ड एट दिस ऑक्सीजन। या आपके पास अगर कार्बोनेट है, देन दिस नेगेटिव चार्ज डीलोकलाइज्ड टू दिस ऑक्सीजन। इन सारे केसेस में आप देख सकते हैं, इन दीज डीलोकलाइज्ड सिस्टम वी कैन ड्रा different structure and these structures they are formed by movement of electrons। आप इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करवाते हैं, इस तरह आप एक नया स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। रूल्स ऑफ रेजोनेंस में आज हम उन गाइडलाइंस की बात करेंगे जिनको फॉलो करते हुए आप डिफरेंट रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, द फर्स्ट वन इज in rules of resonance, the first one, all the resonant structures they must be bona fide Lewis structures। ऐसा ना हो कि आप ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हों और आप कार्बन के 5 बॉन्ड बना दें। दिस इज नॉट पॉसिबल। अगर आप इस तरह का रेजोनेंट स्ट्रक्चर ड्रा करते हैं तो वो इनकरेक्ट होगा। मिसाल के तौर पे we have CH3OH methanol। so here we have ऑक्सीजन लोन पेयर। अगर आप इस ऑक्सीजन लोन पेयर को यहां शिफ्ट कर देंगे और आप अगर इस तरह रेजोनेंट स्ट्रक्चर लिखेंगे, इन दिस केस दिस कार्बन फॉर्म्स 5 कोवलेंट बॉन्ड्स, तो ये स्ट्रक्चर जो है वो ठीक नहीं होगा। या अगर आपके पास साइक्लोहेक्साइल एमीन है, ये एनिलीन नहीं है, तो अगर आप इस नाइट्रोजन का ये जो लोन पेयर है यहां आप शिफ्ट कर देते हैं, इस कार्बन के पास एक ये हाइड्रोजन और 2 इसके साथ कार्बन है। अगर आप इसका इस तरह स्ट्रक्चर लिखेंगे तो वो इनकरेक्ट होगा, बिकॉज यहां कार्बन के 1 2 3 4 5 बॉन्ड्स हैं। तो ऐसा कोई भी रेजोनेंट स्ट्रक्चर जो कि एक बोनाफाइड लिविंग स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो रेजोनेंट स्ट्रक्चर नहीं कहलाएगा, वो इनकरेक्ट फॉर्म होगी जो आपने ड्रा की होगी। दिस इज द
फर्स्ट रूल ऑफ रेजोनेंस, जब आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर जो है वो ड्रा कर रहे हो। द सेकेंड रूल इज when you draw different resonance structures, only electrons they move from one atom to another. It means resonance structure can be drawn by putting electrons on different atoms, but position of atoms or nuclei they remain same. जो एटम्स की पोजीशन है वो वही रहनी चाहिए, सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स को आप मूव करवा के एक एटम से दूसरे एटम पे डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास फिनोल है, सो दिस कार्बन अटैच विद ऑक्सीजन, ऑक्सीजन अटैच विद हाइड्रोजन, और यहां आपके पास लॉन पेयर्स हैं ऑक्सीजन पे, इनको आप डीलोकलाइज करवा के रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं। सो व्हेन वी ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ फिनोल, आप कहते हैं जी दिस लॉन पेयर शिफ्टेड हियर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड हियर। जो एटम्स की ओरिजिनल पोजीशन है वो वही रहेगी, ओनली आप जो है वो इलेक्ट्रॉन्स को एक एटम से दूसरे एटम पे डीलोकलाइज करवा रहे हैं, मूव करवा रहे हैं। दिस नेगेटिव चार्ज शिफ्टेड हियर एंड पाई इलेक्ट्रॉन्स शिफ्टेड हियर, you have another structure, negative charge here and this negative charge। सारे रेजोनेंस स्ट्रक्चर में आप देखेंगे कि सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स एक एटम से दूसरे एटम पे मूव करेंगे, जो एटम्स की ओरिजिनल पोजीशन है वो वही रहेगी। Again phenol. So it means by putting these electrons on different position we can draw different resonance structure, but the position of nuclei remains same। वो वही रहनी चाहिए जो उनकी ओरिजिनल अटैचमेंट थी। मिसाल के तौर पे हम एक और इसी जो है रूल को एक और एग्जांपल से जस्टिफाई करते हैं। वी हैव CH3 CH CH2, आपके पास एक कार्बोकेटाइन है। जब आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे तो इन पाई इलेक्ट्रॉन्स को आप यहां मूव करवाएं और ये आप इसका एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख सकते हैं और फिर ये वापस आएगा तो ओरिजिनल स्ट्रक्चर। लेकिन अगर फर्ज करें आप इस तरह का रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं कि एक हाइड्रोजन को यहां मूव करवा देते हैं, CH2 CH2, ये पॉजिटिव चार्ज, दीज टू दे आर नॉट, ये जो है वो करेक्ट फॉर्म नहीं है, ये कैनोनिकल फॉर्म नहीं हो सकती, ये रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं हो सकता, बिकॉज यहां आपने जो ओरिजिनल अटैचमेंट है एटम्स की वो चेंज कर दी। ये दिस इज इनकरेक्ट वे ऑफ रिप्रेजेंटिंग रेजोनेंस स्ट्रक्चर। ये आप जो है वो कह सकते हैं दिस इज द करेक्ट वे एंड दिस इज द करेक्ट वे, जहां आप सिर्फ इलेक्ट्रॉन्स की पोजीशन को चेंज कर रहे हैं लेकिन उनकी जो ओरिजिनल अटैचमेंट है उन न्यूक्लियाई की, उन एटम्स की, वो वही रहेगी। दिस इज द सेकंड रूल जो आपने फॉलो करना होगा व्हेन वी ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। द थर्ड रूल इज all those atoms which take part in resonance they must be coplanar, they must lie in same plane। सेम प्लेन में अगर वो एटम्स होंगे ये अश्योर करेगा मैक्सिमम ओवरलैपिंग बिटवीन दिस ऑर्बिटल्स। जो प्लेनर अगर वो एक प्लेन में होंगे तो इजीली डीलोकलाइजेशन हो सकेगी, और अगर वो आउट ऑफ द प्लेन होगा जो ऑर्बिटल तो फिर जो है वो वहां डीलोकलाइजेशन पॉसिबल नहीं है। मिसाल के तौर पे इससे अगर मैं जो है वो अगर आप बेंजीन का केस ले लें, ये हमने पहले डीलोकलाइज सिस्टम में भी जो है वो देखा था। जितने भी एटम्स हैं ये सारे जो है वो दे आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन, तो इसलिए जो है वो
यहाँ मैक्सिमम ओवरलैपिंग होती है, ये सारी डीलोकलाइजेशन जो है वो हो सकती है। इसे मैं इसी एग्जाम्पल को के एटम्स दे प्रेजेंट इन द सेम प्लेन, मैं इससे जो है वो क्लियर करता हूँ कि एक ऐसा मॉलिक्यूल पाइरोल, अब पाइरोल के पास एक लोन पेयर है और यहाँ जो सारे पी ऑर्बिटल्स हैं रिंग कार्बन पे फॉर एग्जांपल वो ये है, एक इलेक्ट्रॉन और ये जो है वो 2 डबल बॉन्ड्स हैं। सो दिस लोन पेयर एंड पी ऑर्बिटल्स दे आर प्रेजेंट इन सेम प्लेन। मैं आपको ये दिखा सकता हूं, दिस वन, दिस इज पाइरोल। अब आप ये देख सकते हैं, here we have, this is nitrogen, okay, this is nitrogen and these 4 are carbons and these are p orbitals। और अगर आप इनको देखें, suppose this is lone pair which is present at nitrogen and these are p orbitals and all they lie in same plane। This is because lone pair of this nitrogen इट इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस। इसलिए जब आप पाइरोल को जो है वो देखते हैं तो कहते हैं दिस नाइट्रोजन इज इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग एंड वी कैन ड्रॉ डिफरेंट रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ पाइरोल। दिस नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन बिकॉज इट डोनेट्स इलेक्ट्रॉन पेयर, यहाँ पॉजिटिव चार्ज, और फिर ये जो है वो ये इधर ये था। This one and then this one, और फिर this negative charge shifted here, आपके पास नेगेटिव चार्ज है एंड देन ओरिजिनल स्ट्रक्चर। सो इट मीन बिकॉज ऑफ parallel orientation of this lone pair at nitrogen with p orbitals of ring carbon atoms, दिस लोन पेयर इट इन्वॉल्व्स इन रेजोनेंस। आप ये जो है वो देख सकते हैं, ये सारे पी ऑर्बिटल्स दे आर पैरेलल विद दिस लोन पेयर। अगर आप इसी तरह की एक और एग्जांपल लें जिसमें ये लोन पेयर जो है वो पैरेलल ना हो, तो आप इससे जो है वो इजीली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये स्ट्रक्चर है, this is pyrrole, in case of pyrrole lone pair of this nitrogen involves in resonance, but in this case lone pair of this nitrogen it never involves in resonance. This is because lone pair of this nitrogen is perpendicular to the p orbitals of ring carbon atoms। ये भी मैं आपको दिखा देता हूं, यही देख सकते हैं आप। So here we have pyridine, 6 atom in the ring and we have 1 nitrogen। अगर आप इसे देखें तो सारे ये जो p orbitals हैं ये तो पैरेलल हैं, बट दिस लोन पेयर इट इज परपेंडिकुलर। ये इसकी पोजीशन जो है वो नीचे की तरफ है, ये आप देख सकते हैं, ये नीचे। सो दीज p orbitals and this lone pair they are perpendicular to each other। when they are not parallel to each other, not coplanar, then never involves in resonance। इसलिए जो है वो आप जब pyridine के रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखते हैं इसमें लोन पेयर को आप इन्वॉल्व नहीं करते। आप इन्हीं इलेक्ट्रॉन्स को जो है वो पाई इलेक्ट्रॉन्स को नाइट्रोजन पे शिफ्ट करके इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख रहे होते हैं, लेकिन ये जो लोन पेयर है इट इज परपेंडिकुलर। perpendicular to p orbitals of ring
carbon atoms. So it means in case of pyridine, the lone pair is perpendicular to the p orbitals of ring carbon atoms. That's why it never involves in resonance. इसलिए आप कहते हैं pyridine it is more basic as compared to pyrrole, क्योंकि यहाँ lone pair resonance में involve है, अवेलेबल नहीं है, जबकि यहाँ lone pair resonance में involve नहीं होता, इसलिए ये एसिड के साथ रिएक्ट कर सकता है। तो इसलिए आप ये कहते हैं कि जी अगर जो है वो ऑर्बिटल्स और वो एटम्स एक प्लेन में होंगे तो रेजोनेंस में इन्वॉल्वमेंट होगी, अगर वो आउट ऑफ द प्लेन होंगे तो वो रेजोनेंस में इन्वॉल्व नहीं हो सकते। या मैं इसको सिंपली अगर आपको समझा सकूं, पी ऑर्बिटल्स जब पैरेलल हो तो हम कहते हैं कि पाई बॉन्डिंग होगी, और अगर पी ऑर्बिटल पैरेलल नहीं होंगे तो पाई बॉन्डिंग नहीं होगी, बिकॉज वो इलेक्ट्रॉन्स की जो ओवरलैपिंग है वो नहीं हो सकती। सो इट मीन्स coplanarity actually assure the maximum overlapping. So this is the third rule in which we discuss that atoms which take part in resonance, they must be coplanar to each other. The fourth one is the fourth rule of resonance, energy of the canonical forms, जितने भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिखेंगे उनकी जो एनर्जी है वो एक्चुअल स्ट्रक्चर से जो है वो डिफरेंट होगी। द एनर्जी ऑफ एक्चुअल फॉर्म इज लेस एज कंपेयर टू द एनर्जी ऑफ ऑल द रेजोनेंस कंट्रीब्यूटिंग स्ट्रक्चर। इसी को जो है वो हम इसे हम जो है एक वर्ड यूज़ करते हैं रेजोनेंस एनर्जी, वो डिफरेंस है उस एनर्जी का। तो जितनी रेजोनेंस एनर्जी जो है वो ज़्यादा होगी, हम ये कहते हैं कि इट प्रिडिक्ट्स द रेजोनेंस एनर्जी इन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, इट प्रिडिक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ द मॉलिक्यूल। सो इट मीन्स ग्रेटर इज द डिफरेंस बिटवीन एनर्जी, ज़्यादा उतनी ही ज़्यादा उसकी जो है वो स्टेबिलिटी होगी। और आपके पास जो नेक्स्ट है रूल नंबर 5, इफ यू हैव एनी सिस्टम और आप उसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करने लगे हैं, ऑल द एटम्स जो उस रेजोनेंस में इन्वॉल्व हो रहे हैं दे मस्ट हैव सेम नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। मिसाल के तौर पे आपके पास ब्यूटाडाइईन है, यहां इस केस में किसी भी एटम के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं हैं, और अगर ये 4 एटम्स रेजोनेंस में इन्वॉल्व होते हैं, आप इसका रेजोनेंस स्ट्रक्चर इस तरह लिखने, ये जो है वो इनकरेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो, लाइक दैट। ठीक है, तो ये तो जो है वो करेक्ट रिप्रेजेंटेशन हो सकती है जो अभी हम बार बार लिख रहे हैं, बट इन दिस केस दीज 2 एटम्स दे हैव 1 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ईच, लेकिन यहां दोनों के पास अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स नहीं है। सो दिस इज नॉट द करेक्ट वे ऑफ शोइंग द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ ब्यूटाडाइईन। Next 6th rule is, so we by changing the position of n electrons or pi electrons we can draw different resonance structures. लेकिन जितने भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर लिख रहे हैं दे नॉट कंट्रीब्यूटेड इक्वली। जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा। ठीक है, अभी आपने फिनोल का केस देखा या ब्यूटाडाइईन का केस देखा, तो इसमें जो भी आप रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा कर रहे हैं, जो रेजोनेंस स्ट्रक्चर जितना ज्यादा स्टेबल होगा वो उतना ही ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा रेजोनेंस में। और हम किस तरह इन रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स की स्टेबिलिटी को जो है वो फाइंड आउट कर सकते हैं, या किस तरह हम ये अंदाजा कर सकते हैं कि विच वन ऑफ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज मोर स्टेबल, उसके लिए स्टेबिलिटी ऑफ resonance structures, because greater is the stability of resonance structure, more contribution of the structure in the resonance. First one, covalent bonds. किसी भी रेजोनेंस स्ट्रक्चर में
जितने ज्यादा कोवेलेंट बॉन्ड्स होंगे उतनी ही उसकी स्टेबिलिटी जो है ज्यादा होगी। मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ये केस है और आप इसे कन्वर्ट करते हैं इसमें, तो ये आपने एक और रेजोनेंस स्ट्रक्चर तो ड्रा कर लिया, बट दिस वन इज more stable because it has greater number of covalent bonds. When it is more stable, then it is more contributed in resonance. Same is the case, या आप ये भी कह सकते हैं कि ये एक ऐसी फॉर्म है जहां जितने भी एटम्स हैं उनका वैलेंस शेल जो है वो कंप्लीट है। तो ऐसे रेजोनेंस स्ट्रक्चर जिनमें सारे के सारे एटम्स का वैलेंस शेल कंप्लीट हो वो ज्यादा कंट्रीब्यूट करेगा एज कंपेयर टू दैट रेजोनेंस स्ट्रक्चर जहां किसी एटम का वैलेंस शेल कंप्लीट नहीं होगा। जैसे वो आप जो है वो देख सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक और केस हम डिस्कस करते हैं। वी हैव CH2O CH3 पॉजिटिव lone pair donated to here, and here we have CH2 double bond CH3. So it is more stable as compared to this one. More stable as compared to this one. या आपके पास इस तरह CH3C double bond O acyl acetyl जो आप लिखते हैं acyl group. So this lone pair shifted here and we can draw another resonance structure acylium ion. So here we have greater number of covalent bonds, smaller number of covalent bonds. This is more stable, less stable. Same is the case with here. और अगर आप जो है वो इनके वैलेंस शेल की बात करेंगे then they have complete वैलेंस शेल। कार्बन की अगर आप बात करते हैं या आप जो है वो ऑक्सीजन की जो है वो बात करेंगे। So it means the resonance structure in which number of covalent bonds is high is more stable as compared to those resonance structures which have smaller number of covalent bonds. Next criteria is charge separation. Charge separation in case of resonance, it decreases the stability. Okay, so it means greater is the charge separation in resonance contributing structure, smaller will be the stability. अगर आप इसे देखें then we have CH2Cl. This is vinyl chloride. और अगर आप इसका resonance structure लिखें then here we have charge separation. So because of charge separation, it is less stable and it is more stable. This does not mean कि ये स्ट्रक्चर जो है वो रेजोनेंस पे एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, या ऐसे स्ट्रक्चर जिनमें चार्ज सेपरेशन होती है तो वो एग्जिस्ट ही नहीं करेंगे। एग्जिस्ट करेंगे बट देयर कंट्रीब्यूशन इज स्मॉलर एज कंपेयर टू दो स्ट्रक्चर विच डोंट हैव चार्ज सेपरेशन। या आप ये कह सकते हैं एनी रेजोनेंस स्ट्रक्चर विच हैव फॉर्मल चार्ज हैव स्मॉलर स्टेबिलिटी, उसकी कंट्रीब्यूशन थोड़ी होगी, स्मॉलर होगी। और अगर फॉर्मल चार्ज जो है वो आप इंक्रीज कर दें, इफ अ स्ट्रक्चर हैज टू फॉर्मल चार्ज, तो उसकी स्टेबिलिटी और ज्यादा कम हो जाएगी। हाउ फॉर्मल चार्ज अफेक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ आयंस, ये मैं अपने पिछले लेक्चर में जहां हमने फॉर्मल चार्ज और कोवेलेंट आयंस जो है वो डिस्कस किया था, वहां मैंने डिटेल से बाय गिविंग एग्जांपल्स ये डिस्कस किया, वो आप इसे जो है वो देख सकते हैं। सो इट मींस द चार्ज सेपरेशन इन केस ऑफ रेजोनेंस it decreases the stability of these canonical forms. Next is C, जो तीसरा क्राइटेरिया है जो हम यूज कर सकते हैं टू प्रिडिक्ट द स्टेबिलिटी ऑफ दीज रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज द प्रेजेंस ऑफ नेगेटिव चार्ज. इफ नेगेटिव चार्ज इज प्रेजेंट एट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, इट्स कंट्रीब्यूशन इज हाई, स्टेबिलिटी इज इंक्रीज्ड. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास
negative charge on electronegative atom. For example, we have CH2, C double bond O, R. Here we have negative charge. When this negative charge is delocalized to oxygen, तो उसकी कंट्रीब्यूशन जो है वो ज़्यादा होगी. ये आप कार्बन आयन जनरेट करते हैं इन केस ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन. हम ये कहते हैं कि जो कार्बोनिल कंपाउंड्स हैविंग अल्फा हाइड्रोजन एटम व्हेन ट्रीटेड विद बेस दे गिव एल्डोल टाइप कंडेंसेशन रिएक्शन. तो उसके जो जब आप मैकेनिज्म ड्रा करते हैं इन द मैकेनिज्म ऑफ एल्डोल कंडेंसेशन आप जनरेट करते हैं ये नेगेटिव चार्ज. और हम अमूमन इस नेगेटिव चार्ज को जो है वो कार्बन आयन कहने की बजाय इनोलेट आयन जो है वो कहते हैं. ठीक है. सो इनोलेट आयन ऐसा लग रहा है जैसे इनोल से जनरेट किया है. ठीक है. तो इसलिए बिकॉज इन दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर नेगेटिव चार्ज इज प्रोड्यूस्ड एट इलेक्ट्रोनेगेटिव ऑक्सीजन. अनदर एग्जांपल, अगर इसी रूल को आप विच प्रिडिक्ट्स द स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेंस स्ट्रक्चर, आप जो है वो इमिडाजोल की बात करें. So in case of imidazole, this nitrogen, it is electron donating and this nitrogen is electron withdrawing. This nitrogen is pyrrole-like and this nitrogen is pyridine-like. अगर आप इसके रेजोनेंस स्ट्रक्चर ड्रा करें, this lone pair shifted here and pi electrons shifted here. Then we have positive charge, negative charge, and this negative charge then delocalized here. It is shifted to here. Here we have another resonance structure. And then so in this way we can draw different resonance structure of imidazole and then original structure. So these different resonance structure they can be drawn by putting electrons on different atoms. इस केस में ये जो स्ट्रक्चर है इसमें नेगेटिव चार्ज नाइट्रोजन पे है जो कि इलेक्ट्रोनेगेटिव है. यहां आपके पास कार्बन कार्बन कार्बन. सो इट मीन कंट्रीब्यूशन ऑफ दिस रेजोनेंस स्ट्रक्चर इज इट इज more contributed. Okay, and this is because the negative charge is present at electronegative nitrogen. And the fourth rule which predicts the stability of these resonance structure is किसी भी resonance structure में अगर जो है वो बॉन्ड एंगल की या बॉन्ड लेंथ की डिस्टॉर्शन होगी तो वो वैलिड रेजोनेंस स्ट्रक्चर नहीं होगा, वो हाईली अनस्टेबल होगा. मिसाल के तौर पे अगर आप जो है वो बॉन्ड एंगल और बॉन्ड लेंथ डिस्टॉर्शन, ये जो है वो स्टेबिलिटी को जो है वो डिक्रीज करती है. इस तरह रेजोनेंस स्ट्रक्चर आप ड्रा नहीं कर सकते. मिसाल के तौर पे अगर आपके पास ईथेन है तो ये नहीं है कि आप इसका इस तरह बॉन्ड लेंथ को या बॉन्ड एंगल को डिस्टॉर्शन देते हैं. नो, दिस इज नॉट पॉसिबल. सो इट मीन दीज आर द फैक्टर्स which predicts the stability of resonance structure, because we know that all the resonance structure they not contributed equally in different canonical forms. The structure which is more stable is contributed more. So this is all about the resonance and rules of resonance which we follow to draw the resonance structure and to know the stability of different resonance structure. In my upcoming lecture I will discuss the aromatic, non-aromatic and anti-aromatic system. Thank you very much.